जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभा में आप सभी का स्वागत है। प्रोग्रेसिव फोरम की ओर से आज जो नाटक आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है उसका नाम है जज्बा। नाटक का लेखन और निर्देशन किया है जयपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सरताज नारायण माथुर जी ने। आज की प्रस्तुति की सबसे खास बात ये है कि आज मंच पर अधिकतर वो कलाकार होंगे जो मंच पर पहली बार कोई प्रस्तुति देंगे। नाटक शुरू हो उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोग्रेसिव फोरम के निर्देशक श्री गिरीश यादव जी कि आप मंच पर आएं और संस्था के बारे में कुछ बताएं। इबादत की तरह ये काम करते हैं, रोज़ उनको हम सलाम करते हैं। जिनकी दुआओं से रोशन है रंगमंच हमारा, ये खुशी के पल उन्हीं के नाम करते हैं। मैं जो भी कुछ हम प्रोग्रेसिव फोरम की तरफ से कर रहे हैं, यकीनन ये हमारे सरताज माथुर साहब जो रंगमंच का सम्मान है उन्हें समर्पित करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं प्रोग्रेसिव फोरम के डायरेक्टर के रूप में मुझे नामित किया गया है। मैं इस संस्था के बारे में अगर बताना चाहूँ तो तकरीबन 50 साल पहले सरताज माथुर सर जो वॉइस एंड स्पीच के महारत रखते हैं, रंगमंच के भीष्म पितामह कहा जाता है उन्हें, उनके द्वारा 50 साल पहले इस संस्था की शुरुआत की गई। संस्था की शुरुआत करने का मकसद सिर्फ यही था कि एक कलाकारों को एक मंच मिले और उस मंच के माध्यम से कलाकार अपना और अपने राजस्थान और जयपुर का नाम रोशन करें। इस उद्देश्य से ये चालू किया गया था और उस वक्त काफ़ी नाम था, एक चर्चा का विषय था कि प्रोग्रेसिव फोरम बनाया गया है सरताज माथुर साहब के नेतृत्व में। मैं जितना जान पाया हूँ कि ये 21वां एक्टिंग का वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है फोरम की तरफ से, और इसके माध्यम से जब मैंने सरताज सर से रिक्वेस्ट करी कि बताइए सर कितने कलाकारों को आपने अभी तक प्रशिक्षित किया है, तो कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोला कोई गिनती नहीं है, अनंत है, पता नहीं कितने लोग ने आकर। तो बहुत खुशी होती है कि ऐसी महान विभूति जिस पर रंगमंच भी गर्व करता है, सम्मान करता है, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस प्रोग्रेसिव फोरम को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने को पता होगा तो कुछ वर्ष पहले, कुछ समय पहले हमने इरफान थिएटर फेस्टिवल भी आयोजित किया गया था और ये राजस्थान हाँ उनके सहयोग से हम लोग ने इसको आयोजित किया था। रंग मस्तानी का सहयोग हमेशा हमारे प्रोग्रेसिव फोरम को मिलता रहता है और आने वाले समय के अंदर हम एक और फेस्टिवल आयोजित करने वाले हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच में पंकज ओझा साहब भी उपस्थित हैं। मैं आपका सर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जॉइंट सेक्रेटरी एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के हैं और मैं अक्सर देखता हूं कि वे रंगमंच के कलाकारों को, रंगमंच को प्रोत्साहित करने के लिए अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं आपके सामने ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक शख्सियत का नाम मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में राधे दादा भी हैं जो माथुर साहब के बाजू में बैठे हैं। और जब मैं उनके बारे में थोड़ा पता किया था, तकरीबन 40 साल से 50 साल से जितने भी नाटक सरताज सर के होते हैं उनका मेकअप वही करते हैं और तालियां होनी चाहिए। ये एक दोस्ती है जो आज तक चली आ रही है और वो उनका बड़प्पन है कि वो आज कहते हैं कि मैं सरताज सर से सीख रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस प्रोग्रेसिव फोरम के साथ में जुड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपके सामने आप नाटक देखने के लिए बेताब हैं, जिसे
स्वयं सरताज माथुर सर ने लिखा है और उसका निर्देशन भी उन्होंने किया है। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। नाटक शुरू हो उससे पहले एक सभी से छोटा सा अनुरोध कि अपने मोबाइल फ़ोन्स या तो साइलेंट कर दें या उसे स्विच ऑफ कर दें, जिससे एक्टर्स को प्रस्तुति के दौरान कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नाटक की अवधि है 1 घंटा 15 मिनट। तो आइए देखते हैं नाटक जज्बा। मेघायो रे, सावन आयो रे, मेघायो। माँ, हाथ मुंह धोने को पानी दे दे। लाई बेटा। किशन, ओ किशन। हाँ दादा। अरे गाय भैंसों को दाना पानी डाल दे। अच्छा दादा। मेघायो रे, सावन आयो रे, मेघायो रे, सावन आयो। क्या बेटा सुमेर, आज तो बड़ी देर कर दी। आज तो बड़ी जोरदार बारिश हुई बापू, सो सिंचाई तो करनी ना थी। सब संगी साथी मस्ती में नाचे गावे थे। इस बरस तो बरखा भी बहुत अच्छी हुई है बापू। अब की फसल पर घर पक्का करवा ही लेंगे। हाँ बेटा, ये तो तू बिल्कुल ठीक सोचे है। हाँ बेटा, अच्छी फसल तो तेरी ही मेहनत से हुई है। अरे ना माँ ना, सबने मिलजुल कर काम किया है।
और इस बरस इंद्र भगवान की कृपा से तो बरखा भी बहुत अच्छी हुई है। लो लल्ला जी, क्या है भाभी? राबड़ी शाम को बनाई थी। और सबने पी ली? हाँ, आपकी बहुत बात जोड़, जब देर होने लगी तो सबको दे दी। अब आप भी पी लो, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी। चलो बापू, अगले बरस तो खेती तुझे अकेले ही संभालनी होगी। वाह बेटा वाह, अब मैं क्यों ढलती उम्र में काम करूंगा, तू है ना। क्यों? अब कुछ दिनों में तो फौज में भर्ती शुरू हो जाएगी, तो मैं तो फौज में भर्ती हो जाऊंगा। बता माँ, जाऊंगा कि ना? ना बेटा ना, तू फौज में ना जाएगा, मैं तुझे कभी ना जाने दूंगी। क्या कह रहे हैं माँ, तू मुझे फौज में ना जाने देगी? गांव के सारे लड़के, मेरे संगी साथी सब फौज में जाएंगे और मैं ना जाऊंगा? ना बेटा ना, अब तू भी फौज में जाने की बात करे है, जहाँ बड़के ने अपनी जान दे दी थी। तू भी चला गया तो यहाँ तो कोई दिया बाती करने वाला भी ना रहेगा। माँ, तू तो छुटपन से ही कहा करी थी कि मेरा सुमेर बड़ा होकर पलटन में जाएगा। हाँ बेटा, कहवे तो थी, पर अब सुमेर, तेरी माँ ठीक है वे बेटा, बड़के के बाद तो अब मेरी भी हिम्मत ना रही तुझे फौज में भेजने की। पर बापू, तू तो चाहे था कि मैं बड़ा होकर सूबेदार बनूं, और जब छुट्टियों में मैं घर आऊं तो तू मुझे सैल्यूट मारे ऐसे। बेटा, समय के फेर से सब बदल जावे हैं। आदमी सोचे कुछ है और होवे कुछ और। तू यहीं रह, अपनी माँ, अपनी भाभी, अपने इस बूढ़े बाप के साथ तू यहीं रह। और बापू, वो जो तू कहवे था कि अपना देश माँ बाप बहन भाई सबसे बड़ा होवे, देश की सेवा हर एक नौजवान का धर्म होवे है। हाँ बेटा, कहवे था और अब भी कहूं, पर बापू, देवर जी को पलटन में जाने दो। पर बहू, घर बार का सब काम काज, खेती बाड़ी हम संभाल लेंगे। हम फौज में तो ना जा सके हैं, पर जो वहां गए हैं उनको ये विश्वास तो दिला ही सके हैं कि उनके पीछे घर बार को संभालने वाले हैं। वाह भाभी माँ, वाह। अब ऐसे में इसे कौन रोक सके। जा बेटा जा, तू भी फौज में जा। देश से बढ़कर कुछ ना है, न माँ, न बाप, न भाई, न भाभी। बेटा, अब जब वर्दी पहनने की ठान ली है तो उसका मान भी रखियो। अरे हाँ बापू। चलो बापू, अभी तो खाना खाने चलो। माँ जी, हम सब तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे देवर जी कल ही फौज में जाने वाले हो। अभी तो बहुत वक्त है भर्ती होने में। चलो सब लोग। दादा, गाय भैंसों का दाना पानी कराया? चल किसान, तू भी हाथ पांव धोकर रोटी खाने आ जा। हवा भी बड़ी भूख लगी है। अरे तेरे बापू हैं? हाँ है, अभी अभी खाना खाकर चौबारे पर गए हैं। अच्छा, चौबारे पर गए हैं दोनों? हाँ, बात क्या है? अरे मेरे बापू आ रहे हैं। अच्छा, तेरे बापू आ रहे हैं? अरे बापू, रुक तो। माँ भी आ रही है? ना, बापू आ रहे हैं अकेले। अरे दुनाली बंदूक लेकर। राम, दुनाली बंदूक लेकर? हाँ। हुआ क्या? अरे हुआ क्या, वही तेरे बापू से पुराना जमीन का झगड़ा। हे भगवान! अरे मर गए।
वाली बंदूक है ही ना। अरे मोरी मैया, वो तो फौज से छुट्टी के बाद ला ही ना। अच्छा कह रहे थे जो फौज में दुश्मन पर ना चलाए तो यहाँ किस पर चलाऊंगा। अरे इसलिए तो समझाने आया हूँ कि समझ जाए। तो तूने समझाया क्यों ना? अरे समझाया, बहुत समझाया, पर वो माने तब ना। हे भगवान, सुन तू जा, मैं जाके गणेश के पास, उसके बापू के पास से दुनाली है। अरे जा, गणेश और उसके बापू की दुनाली, उसमें तो पड़े पड़े जंग लग गई थी, सो कबाड़ी को बेच दी 50 पैसे किलो के बाहर। भगवान, अच्छा वैसे मेरे बापू की दुनाली में भी गोली ना है। शैतान कहीं का, डरा दिया मुझे ऐसे ही। और वो तेरा गणेश शहर गया था अपने ताऊ के साथ, हाँ बड़े मजेदार चटपटे किस्से सुना रहा था। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, वे शहर गया था अपने ताऊ के साथ, मुझे तो ना सुनाई कोई किस्सा। हाँ, तू तो लड़की की जात, तुझे थोड़ी बताते हैं ऐसी बात। अच्छा तू तो बता। वो शहर गया, बाजार से कपड़े खरीदे, जूते खरीदे और बहुत सारी चीजें खरीदी। हाँ हाँ ये सब तो बताया था उसने मुझे। फिर वो नुमाइश देखने गया, टिकट की लाइन लगी थी, सो वो भी लग गया लाइन में। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, फैशनेबल। फैशनेबल क्या मतलब? नहीं समझती? हाँ मैं तुझे क्या बताऊं, मतलब छोटे मोटे कपड़ों में। तो अचानक पीछे से धक्का आया और वो उसके ऊपर गिर गई। ऐसे ही संभल कर उठी, अपने कपड़े अपने ठीक किए, उसकी तरफ देखा और कहा, ओ जेंटलमैन आई एम सॉरी। हम इसने समझ लिया कि कोई गाली दी है, फिर तो उसने गाँव की 2-4 बड़ी बड़ी गालियां टिका दी है, करम फोड़ी केड़ी बाड़ी। फिर तो भीड़ ने इसके जो लगने लिए जान लाएगी तब पूछी ना। जी वो लगता है बाबू आ गए। अरे पर इसमें गोली ना है। अच्छा मैं उधर से निकल जाता हूँ। बापू, ओ बापू, चौधरी काका आए हैं। आया बेटी। आइए आइए चौधरी साहब, पधारिए। धनबाद हमारे जो आप यहाँ पधारे। अजी सुनती हो, चौधरी और चौधराइन आए हैं। अरे पधारो पधारो चौधराइन जी, पधारो। आज तो हमारा आंगन पवित्र ही हो गया। अब आप लोग तो आते ना, तो हमने सोची हम ही चल के दर्शन करावे। अरे ना ना चौधराइन, ऐसी बात ना है, हम भी सोचे थे। चौधराइन, सुना है आपके ईख भी आपके बहुत अच्छी हुई है, तो सोचा थोड़ा गुड़ चखाएं और थोड़ा साथ बांध लाएं। सब आपका ही है चौधरी साहब, फरमाओ कितनी बेलियां भिजवा दें। चौधराइन, मैं सोचू हूँ सुमेर के पलटन में जाने से पहले अगर उसकी ब्याह की बात पक्की कर ले तो कैसा रहे? ठीक ही सोचो। आप ठीक ही सोचो चौधरी साहब, रूपाली अब आपकी ही तो है, जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। हमें तो आपकी अमानत आपको ही सौंपनी है। तो फिर ठीक है, आती पूर्णमासी को सगुन पक्का कर देते हैं। क्यों चौधराइन, ठीक है? अरे अब तुम भी कुछ कहो। अजी आपने जो कही सो ठीक ही है, मैंने और कुछ कही तो चलेगी थोड़ी। अरे बेटी रूपाली, बेटी समधियों का मुंह मीठा करवाने को गुड़ तो ला। लाई माँ। तो चौधरी साहब, सुमेर को पलटन में भेजने का मन बना ही लिया। अब क्या करता चौधरी, और सब तो अलग, उसकी भौजाई भी जिद करने लगी उसे पलटन में भेजने की। मन में तो मेरे भी थी, पर हिम्मत ना हो रही थी। पर जब बहू ने हिम्मत बांधी तो मैंने भी जी खड़ा कर दिया। आहा, जैसा ना वैसा ही। सुखी रहो बेटी। समधी जी, अब जल्दी ही हमारी बेटी को हमारे घर भेज दो, अब और देर ना चलेगी। अजी देर कैसी, हमने कही ना, जब चाहो ले जाओ। बेटी जरा इधर तो आ। बेटी, मेरा सुमेर तुझे पसंद है? वैसे पहले फौज के नाम से डरे था, पर अब फौज में जाने की इज्जत बांधे हुए हैं। वैसे मन का बड़ा भोला है, हम सबका बड़ा मान करे है। अरे तू तो उसे छुटपन से ही जाने है, हंसी टिटोली करता रहे गांव वालों के साथ। गबरू जवान है, खेत में सबसे ज्यादा मेहनत करे है। अरे सारी फसलें गाय बछड़े उसी के तो पाले पले हैं।
मिले हैं कभी तुझसे? ना, यही तो बात है उसकी, कभी अपने सगे संबंधियों से ना मिले हैं। मैं कहूँ तो कहेगा माँ मेरा एक समय पर एक ही काम है और वो है अपने माँ बापू की सेवा करना, और वही करूँ। अच्छा तो जी चलते हैं। अरे ऐसी क्या जल्दी है, खा पी कर जाते हैं। अरे नाना चौधरी, इस बार ना, अगली बार आवेंगे तो जमकर खा पी कर जावेंगे। अब थे लोग उधर आओ। हाँ जरूर आवेंगे, हमें भी तो आपके यहाँ से मोट गुआर की पोट बांध कर लानी है। आप इशारा तो करो, गाड़ी भर भिजवा देंगे। अच्छा तो जी राम राम। अच्छा जी राम राम चौधरी साहब। तो चौधराइन पक्का रहा, पूर्णमासी को सगुन और पहले ही शुभ लगन में ब्याह। ठीक है, जैसी थारी मर्जी। राम राम। राम राम। वर और वधू फेरों के लिए खड़े हों।
छुट्टियां पूरी हो गई हैं। अरे तो तुम क्या समझे है, मेरा मन करे है जाने का, पर फौज में देर सबे ना चलते। ड्यूटी पर पहुंचना है तो पहुंचना ही है, ना पहुंचे तो फिर फौज में गए ही क्यों? यही रहकर खेती-बाड़ी संभालते। अच्छा, पहले तो कहा करी थी कि तुझे मेरा जैसा डरपोक आदमी पसंद ना है। तुझे तो पता है मैंने माँ बापू को साफ कह दिया था कि मैं फौज में ना जाऊंगा। भूल गई तब कितनी पिटाई हुई थी मेरी। भाभी ने भी मुझसे कई दिन तक बात न की थी। अरे मुझे क्या पता था कि मेरा ब्याह बापू तुझसे कराएंगे। मैंने तो माँ से कही थी कि इसका ब्याह वो गणेश से करा दो, इसे फौजी पसंद ना है। चलो हटो, गंदे कहीं के, मैं आपसे ना बोलूंगी। अच्छा चल, माफ कर, इधर आ। रूपाली, बचपन के दिन कितने अच्छे थे। सच्ची, बचपन के दिन कितने अच्छे थे। इस रूप में तो जाना ही ना था तुझे। इस रूप में ना जाने ही तो सारी गड़बड़ कर दी। अब तुम्हारा ये रूप मेरे आंखों के आगे हमेशा घूमता रहेगा। और मैं, मेरा क्या होगा? तुम तो अपने संगी साथियों में रम जाओगे, पर मैं माँ बापू की सेवा करना। अब ये भी आप बतलाओगे मुझे? अरे ना ना, गलती हो गई। चल, हाँ माफ कर दे। रूपाली, चल अब जल्दी से मेरा बक्सा जमा दे। छुट्टियां तो जाना पड़ा, मोरी बीत गई छुट्टियां तो जाना पड़ा। ननद के भैया तू आज न जा, हलवा बनाया है पूरी
करूं मैं क्या। हल्के की बात मोरा दिया ललचाए है, पूरी खाने की भी मन में तो आए है। कमाने को अपने कहूँगा मैं क्या, कमाने को अपने कहूँगा मैं क्या। मेरी ननद के भैया तू आज न जा, बीत गई सारी बनवा सारी छुट्टियाँ। लिख दे बनवा तो साहब को चिट्ठियाँ, थोड़ा सा लेती हूँ बुखार चढ़ा, मैं थोड़ा सा लेती हूँ बुखार चढ़ा। मेरी ननद के भैया तू आज न जा। मोरी पहला की शादी करूं मैं क्या। फौज है कोई ठेकेदारी नहीं है, मर्जी हमारी तुम्हारी नहीं है। पहुंचा जो लेट तो मिलेगी सजा, मैं पहुंचा जो लेट तो मिलेगी सजा। मेरे जाने का वक्त हो गया बेटा। आया बापू। चलता हूँ। बच्चे के जन्म का वक्त हो जाए तो खबर कर देना, साहब से छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। अपना ध्यान रखना। चलो। हल्के की बात मोरा दिया ललचाए है, पूरी खाने की भी मन में तो आए है। कमाने को अपने कहूँगा मैं क्या, कमाने को अपने कहूँगा मैं क्या। मेरी ननद के भैया तू आज न जा, बीत गई सारी बनवा सारी छुट्टियाँ। लिख दे बनवा तो साहब को चिट्ठियाँ, थोड़ा सा लेती हूँ बुखार चढ़ा, मैं थोड़ा सा लेती हूँ बुखार चढ़ा। मेरी ननद के भैया तू आज न जा। मोरी पहला की शादी करूं मैं क्या। फौज है कोई ठेकेदारी नहीं है, मर्जी हमारी तुम्हारी। गयो एक मास सने तो आयो, क्या कभी न फड़की, हाँ क्या कभी न फड़की, ना कागो पास लायो। जल जेरी आँखड़ियाँ रोता रोता अरुहरा फूल बनी, गदलाई की रूप जवानी, ठकुराई पथरी धूप बनी। रूपाली, भाभी, अरे
ना बेटा ना, ऐसे जी छोटा ना कर। अरे बाबली, हम फौज वालों की जिंदगी तो ऐसी ही हो गए। नौकरी में मर्द जब छुट्टी मिले है तभी घर आवे। पर भाभी, हमने तो ये जानते हुए कि इनकी जान हमेशा जोखिम में रहेगी, इन्हें अपनी मर्जी से चुना है। हम ये भी जाने थे कि ज़्यादातर ये हमसे दूर ही रहेंगे। पर मन तो मन ही है भाभी। हाँ बेटा, मन तो मन ही है, और फिर उसका मन जिसका नया नया ब्याह हुआ है। पर हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। हमारी यही हिम्मत दूर देश में हमारे मर्दों का सहारा हो गई। चल कुछ देर बाहर घुमा, तेरा जी भी हल्का हो जाएगा, और हो सके है रास्ते में डाकिया भी मिल जावे। रात तो 12:40 से नीचे तक चला गया था। एक झड़प हो जाती तो खून में फिर भी कुछ गर्माश आ जाती। अरे छोड़ो यार, चलो कुछ नाचे गाए जिससे कुछ तो गर्माश आए। ओ पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, ओ पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मारो पल्लो लटके। तो वहां चुपचाप क्यों खड़ा है? कुछ ना यारो, बस ऐसे ही मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। बस पढ़ने लिखने का यही नुकसान होवे, आदमी सोचने बहुत लगे, दिल में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। क्यों रे महावीर सिंह, तू भी कभी सोचे है? ना भाई ना, अपन को तो सोचना आवे ही ना है। अरे सोचे वो जो ज्यादा तनख्वाह पावे। अपन तो एकदम लट गंवार। अरे अपन को तो हुक्म मिला उसकी तामीर की, सोचना काहेगा। अरे दिमाग है तो सोचेगा ही। हम लोग अपने घरों से हजारों मील दूर, हजारों फीट ऊपर इस इलाके में जहां ठंड के मारे टट्टी धोने के लिए भी पानी को उबालना पड़े है, क्यों रह रहे हैं? अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। बिल्कुल ठीक। अब जरा सोचो, जिन सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे बड़े बड़े अफसर सैकड़ों जवान अपनी जान देते हुए हैं, अपनी जिस जमीन को खाली करवाने के लिए सैकड़ों लोग शहीद हो जावे हैं, अचानक उसी जमीन को खाली करवाने का हुक्म आवे है, तब कैसा लगे? बहुत बुरा लगे हैं। उन साथियों की याद आवे हैं जो उस वक्त शहीद हो गए थे। अरे जिन खुकार आतंकवादियों को हम अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ते हैं, उन्हें बड़ी आसानी से किसी मंत्री की बेटी या किसी फिल्म अभिनेता की फिरौती के बदले छोड़ दिया जावे। और यही नहीं, वो जहां जाना चाहे वहां उन्हें छोड़ कर आवे। क्या इन सबसे हमारे देशवासियों का मनोबल ना गिरता होगा? क्या इन्हें तकलीफ ना होती होगी? होती होगी, जरूर होगी। तो क्या जिनका अपहरण हुआ है उन्हें बचाना नहीं चाहिए? जरूर बचाना चाहिए, और उसके और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन देश के सम्मान की कीमत पर तो ये हरगिज ना होना चाहिए। कहता तो ठीक ही है। जब मैं छोटा था और वीरप्पन की बात सुने था तो मेरे कलेजे में भी आग लगी थी। इतना बड़ा हमारा देश, इतने अधिक सुरक्षा कर्मी और सेना के होते हुए भी हम एक मामूली तस्कर के सामने लाचार थे। वो जिसे भी चाहे मार देवे था, जिसे भी चाहे उठा के ले जावे था। स्वार्थी लोग उसे पकड़ने ही ना देवे थे। ऐसे लोग जो हमारी गरीब जनता को मार रहे हैं, देश की संपत्ति को हर तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम उनसे सख्ती से निपटने के बजाय उनसे बात करना चाह रहे हैं। हमारी तो कुछ समझ में ही ना आवे। मैंने कही ना, पढ़ने लिखने का यही नुकसान होवे, आदमी सोचने बहुत लगे। अरे तो क्या सोचना बुरी बात है? अच्छा बता, क्या तू अपने घर वालों के बारे में ना सोचे? सोचना तो पड़े ही है। मेरी घरवाली की चिट्ठी आई थी, लिखा था मझली बेटी को उसके सासरे वालों ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। बहुत भोली है हमारी बेटी। घर पर भाइयों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। हमारी छोटी बेटी बहुत बीमार है। लिखा था तुम कब आओगे?
पल पल तुम्हारे लौटने के इंतजार में काट रही हूँ। जल्दी लौट। ओए महावीर सिंह, ये क्या कर रहा है? घर की हालत तो सबकी एक जैसी है, चाहे मोहल्ले वाले हो, गांव वाले हो या शहर वाले, सब हमारे वहां ना होने का फायदा उठावे। हमारे मरने के बाद जीते जी नहीं, हमारे फायदे की घोषणाएं तो बड़ी बड़ी होती है, पर होता कुछ भी नहीं। कुछ भी पाने के लिए एड़िया घिस घिस कर मर जावे। अरे होए कैसे नहीं, जरूर होवे है। हमारे मरने के बाद हमारी विधवा का घूंघट हटवा, उसके साथ फोटो जरूर खिंचवा ले अखबार में छपवाने के लिए। इस सबके दिल में है, सोचे सब है, कुछ कहते हुए हैं, चुप रहे। धीर सिंह, जब फांस चुकती है तो दर्द सबको ही होता है, तो कुछ के ज्यादा कुछ के कम। फिर भी हम सबके यहाँ आने की कोई ना कोई वजह तो जरूर है ही, चाहे वह रोजी रोटी हो, चाहे वंश की परंपरा या कुछ और। हाँ सो तो है, जब सबका हाल एक जैसा ही है तो फिर ये मनुष्य कैसी वक्त को रोककर नहीं हंसकर बिताते हैं। अरे गाओ ओ पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, ओ पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, जरा सो होए जरा सो होए जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके। बड़ी मस्ती हो रही है। मस्ती क्या साहब, सब अपने अपने दर्द को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्द को भुलाने की कोशिश? बताइए साहब, ये सब कुछ जो हमारे देश की जनता के साथ, ये हमारे साथ हो रहा है, क्या ये सब ठीक है? बताइए साहब बताइए। धीर सिंह, तुम्हारी तरह हम भी देश की बिसात पर एक प्यादे ही हैं। देश का फैसला तो ऊपर वाले करते हैं, हमें भी कुछ भी करने का हुक्म ऊपर से ही मिलता है। ब्रिगेड से? नहीं, और ऊपर से। जनरल साहब से? नहीं, और भी ऊपर से, बहुत बहुत ऊपर से। ये सारी गड़बड़ ऊपर की तो है साहब, एक बार इस ऊपर को नीचे ला दिया जाए तो सब ठीक हो जावे। नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर कोई उसके जैसे उसकी जगह वही सब करेगा जो उससे पहले वाला कर रहा था। धीरज रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इतना लंबा समय तो बीत गया साहब, अब तक तो कुछ ना हुआ। किसी भी देश के इतिहास में ये समय बहुत लंबा नहीं होता। धीर सिंह, बदलेगा, ये सब भी बदलेगा। खैर छोड़ो ये सब बड़े लोगों की बातें। तो क्या गा रहे थे, हमें भी बताओ, हम भी तुम्हारे साथ नाचे तो हो जाए। पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, ओ पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके। संतरी के पहुंचो, देखो क्या हुआ है। नंदन सिंह, होशियार रहना, हम आ रहे हैं। ऐसे ही सारे बिना वजह परेशान करते रहते हैं। साहब, अपन ही इनको बढ़कर खत्म कर देते हैं। अगर इनको एक बार सबक सिखा देना साहब, तो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। नहीं मोहन सिंह, आगे बढ़कर पहल करने का हुक्म नहीं है। साहब, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। साहब, हमारे को इस तरह संयम रखने का हुक्म क्यों दिया जाता है, जबकि दुश्मन मनमाने तरीके से हमें परेशान करता रहता है। लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ती फौज को और आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। साहब, अगर थोड़ी देर भी हमारी फौज को ना रोके तो हम तो इनका नाम और निशान मिटा डाले। ये सब हमें ऊपर से मिले हुक्म के मुताबिक करना पड़ता है। मैंने बताया ना तुम्हें। अरे हाँ सुमित, इस सब गड़बड़ में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम्हारे घर से चिट्ठी आई है। घर से चिट्ठी? पत्नी की है? नहीं सर, भाभी की है। घर के हर हाल की खबर वही मुझे लिखती है, बहुत प्यार करती है मुझे। तुम्हारे भैया क्या करते हैं? वो नहीं रहे सर। नहीं रहे? क्या करते थे वो भी फौज में ही थे सर। फौज में? कौन सी रेजिमेंट में थे? जाट रेजिमेंट में। तो क्या हुआ था उन्हें? जैसलमेर में तस्करों के खिलाफ एक ऑपरेशन में भैया ने किसी बड़े तस्कर डॉन को पकड़ लिया था, और अपने ही किसी गद्दार ने उस डॉन को बचाने के लिए भैया को गोली मार दी। और जानते हैं साहब, रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया? रिपोर्ट में लिखा गया कि यह जवान अपनी ही बेवकूफी से मारा गया। इसमें अफसोस की क्या बात है सर, ऐसा ही होता है। हमारे सारे डॉन, आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादी सब हमारे देश के कुछ भ्रष्ट नेताओं की छत्र छाया में ही अपना साम्राज्य फैलाए हुए हैं। जिस किसी ने भी ईमानदारी से कुछ करने की कोशिश की, उसका ही राम नाम सत्य।
जो सबके साथ होता है वही भैया के साथ भी हुआ। सुमेर, ये कैसी सोच है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक है सर। भैया की जगह यदि किसी नेता का, अफसर का या व्यापारी का बेटा होता तो पहली बात तो ये सर कि वो वहां होता ही नहीं, क्योंकि इस वर्ग के लोग अपने बच्चों को सेना जैसी जोखिम भरी जगह में जाने ही नहीं देते। और यदि गलती से वो वहां चला भी जाए तो डॉन को पकड़ने की मूर्खता करने के स्थान पर वो उससे समझौता कर लेता, जैसा कि भैया को गोली मारने वाले ने कर रखा था। लेकिन भैया ने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, ये उनके खून में नहीं था सर। हाँ, मेरी सोच की बात कर रहे थे तो बेफिक्र रहिए साहब। ये सब जानते हुए भी मेरे बाप ने मुझे फौज में ही भेजना पसंद किया, और अब मैं भी वही करूंगा जो भैया ने किया। देश के लिए बलिदान हमारे खून में ही है सर। तेरे भैया की इस कुर्बानी के बारे में तो हम में से कोई नहीं जानता सुमेर। अरे ऐसी कुर्बानियां तो हम सबके खानदानों में मिलेगी मोहन। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमेर, हम जैसे लोगों को तो भगवान ने बनाया इसीलिए है। अब लीजिए साहब, इस भैंसबाजी में तो मैं भाभी की चिट्ठी पढ़ना ही भूल गया। कुछ खास बात लगती है, हमें ही बताओ क्या खुशखबरी है? अरे बताना क्या साहब, पूरी चिट्ठी सुन लीजिए। लिखा है, भैया जी तुम ठीक से होंगे, यहाँ भी सब ठीक से हैं, वगैरह वगैरह। खुशखबरी ये है कि अगले महीने में ताई बनने वाली हूँ। जाते वक्त तुमने कहा था कि तुम इस वजह से साहब से छुट्टी मांगोगे तो वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। बापू से अब ज्यादा काम नहीं होता, रूपाली भी थोड़ी कमजोर हो गई है। तुम साहब से छुट्टी लेकर जरूर आना, जापे के वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। माँ और किसना ठीक है, आने की खबर जरूर देना। तुम्हारी भाभी। बधाई हो। छोड़ेंगे नहीं, बाप बनने की ढेर सारी मिठाई खाएंगे। साहब साहब साहब। हाँ सुमेर। साहब मेरी छुट्टी। ऐसे बंकर में तो छुट्टी नहीं दी जा सकती ना सुमेर, देखना होगा कि और किस किस को छुट्टी चाहिए, बाद में मिलना। ये कैप्टन भी अजीब है, अभी कैसा हंस बोल रहा था जैसे हमारे सबका सगा हो, फिर काम पड़ा तो। अरे सुमेर, वैसा ना है, जरूर तेरी छुट्टी मंजूर करेगा। तो जब घर से आवे तो ढेर सारी मिठाइयाँ लाइयो, और हमारे भतीजे का फोटो भी। ड्यूटी बदलने का वक्त हो गया है। चलो 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 चलो। अरे इस तरफ के बस वाले तो सवारी पूरी हो जावे तभी बस रवाना करें। पर कहते रास्ते भी तो खराब हो गए। लो चाय पी लो। अरे किशन, तू भी यही है, चाय पिएगा? मैं तेरे लिए चाय ले आऊं। अरे नाना ताई, मैं तो अभी बस अड्डे से पी कर ही आ रहा हूँ। दादा को लेने गया था, आई नहीं अभी उसकी बस। उसको मिलने का बड़ा मन करे। अरे तेरा ही क्या बेटा, हम सभी का मन तरस रहा है उससे मिलने को। तो अरे हम तो कब से पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। तेरी बड़ी भाभी तो जाने क्या क्या खाने को बना रही है अपने देवर के लिए। मैं बस अड्डे का एक और चक्कर लगाता हूँ। अरे आ जाएगा अपने आप। अरे नाना बेटा, तू तो एक बार हो ही आ। अरे हाँ ताऊ, मेरा भी यहाँ बैठे बैठे मन ना लगेगा। देखना आपके दादा को साथ लेकर ही आऊंगा। बड़ा प्रेम करे है सुमेर से, कोई कह ही ना सके कि माँ जाए ना है। अजी बचपन से साथ साथ खेले बड़े हुए हैं। ताऊ ले, मिल गया सुमेर दादा को, रास्ते में ही मिल गए थे। अरे आजा बेटा आजा। बापू जी तो रे, कब से तेरी बात जो रहे थे, कितनी बार तो किशन बस अड्डे तक हो आया। लागू माँ, बड़ी देर कर दी। अरे मैं भी तो तावला था सब लोगों से मिलने को, पर बस तो बस है, अपने ढंग से ही चली। अरे पहुंच गए बस किसी तरह। और सब कहाँ है माँ? सब यही है बेटा, कब से तेरी बात जो रहे हैं। बड़ी बाबू, ओ बड़ी बाबू, तो सुमेर आ गया। आई माँ जी। मैं दादा का सामान अंदर रखा हूँ। वाह लल्ला जी, बाट जोते जोते तो हमारी आंखें ही पथरा गई। अरे पाव लागू भाभी। सुखी रहो, तरस गए थे तुम्हें देखने को। आपकी बापू ने कही तुम्हें चिट्ठी लिखने को, कहा बच्चा बच्ची की बात लिखोगे तो जरूर छुट्टी मिल जाएगी। सो मैंने लिखी। अरे तुम्हारी चिट्ठी से तो बहुत तमाशा हुआ भाभी। अच्छा क्या हुआ? हुआ यूं कि जब कप्तान साहब हमारे सबके लिए छाछ लिया।
हाँ ले आ बहू, क्यों सुमेर, छाछ पिएगा ना? हाँ हाँ माँ, जरूर पीऊंगा छाछ, और वो भी घर की। भुट्टे खाओगे लल्ला जी? भुट्टे अपने खेत के ही हैं भाभी। हाँ बेटा, इस बरस मक्की की बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बरस तो ज्वार और बाजरा भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं भुट्टे सेक लाऊं? अरे रुको भाभी, भुट्टे तो खाते ही रहेंगे, पहले आप सबसे बात तो कर लूं। अरे हाँ, रूपाली के घर वाले कैसे? सब ठीक है, बहुत ध्यान रखे हैं हर बात का। कुछ दिन पहले ही देसी घी का कनस्तर भिजवाया है। सबकी बात तो करो, तो मेरी भी तो कहो। हाँ रे सुमेर, अब तो किशन भी बहुत जिम्मेदार और समझदार हो गया है। सच्ची किशन? हम मुझसे क्या पूछा दादा, ताऊ से ही पूछा। अरे अरे, उन्हें मत देख, उन्होंने अभी अभी चाय पी है। देखा सुमेर, तेरी माँ कुछ खाने पीने ना देवे। बेटा सुमेर, तेरे जाने के बाद से घर का, बाहर का, बिरादरी का सारा काम किशन ही संभाले है। तेरे काका बल्लू ने कही, भैया किशन बचपन से ही तुम्हारे साथ रह रहा है और अब से ये तुम्हारे पास ही रहेगा। अब से ये तुम्हारा ही बेटा है। ये तो अच्छी बात है बापू। बल्लू काका तो शुरू से ही बहुत साफ दिल और सुलझे मिजाज के हैं, और काकी उनकी परछाई। हाँ लल्ला, चिट्ठी की बात तो बताओ। चिट्ठी पढ़कर सब बहुत हंसे होंगे ना? अरे ना भाभी ना, चिट्ठी किसी और ने थोड़ी ना पढ़ी थी, मैंने ही पढ़ी थी। हुआ यूं कि जब कप्तान साहब हमारे बंकर में आए तो हम सब जवान नाच गा रहे थे। अच्छा, तो ये वजह है नाचना गाना, मुर्गे मच्छी खाना, तभी हम लोगों की याद कैसे आए भैया? अरे ना भैया ना, वो तो हम सारे दिन की मनुष्यत और सर्दी को भगाने के लिए कर रहे थे। कप्तान साहब भी हमारे साथ मस्ती करने लगे। इतने में बाहर से जोरदार आतिशबाजी शुरू हो गई। आतिशबाजी? सुमेर की माँ, फौज में गोलाबारी को ही आतिशबाजी कहवे हैं, और जोरगी का मतलब है सिर्फ बंदूक से ही गोलियां ना चली, तोपों से भी गोलाबारी हुई। हे भगवान, फिर क्या हुआ? फिर क्या, इधर से भी गोलाबारी शुरू हो गई। करीब पौन घंटे तक ये खेल चलता रहा, फिर धीरे धीरे शांति हुई। पर ये हुआ क्यों? अरे कुछ ना, शरारत, परेशान करने की नियत। अगर किसी के लग जावे तो? अरे तो कई जवान तो मर भी जावे माँ। हाँ, तो जब आतिशबाजी बंद हुई और शांति हुई और हम लोग ये जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि ये छेड़छाड़ शुरू की हुई, तभी कप्तान साहब को तुम्हारी चिट्ठी का ध्यान आया। उन्होंने मुझे कहा, सुमेर तुम्हारे घर से चिट्ठी आई है। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी, मैं खोलकर पढ़ने लगा। उन्होंने पूछा पत्नी की है? मैंने कहा नहीं, भाभी की है। तो बोले हम तब तो हम भी सुन सकते हैं। मैंने सुनाई। तुम्हारी ताई बनने की बात सुनकर सबने बधाई दी। इतने में मुड़कर जाने लगे। मैंने पूछा, साहब मेरी छुट्टी? तो गुस्से से कहने लगे, देखना पड़ेगा और किस किस को छुट्टी चाहिए, और धड़धड़ाते हुए चले गए। अगला दिन भी गुजर गया। दूसरे दिन रात भर जबरदस्त आतिशबाजी होती रही। इस सवेरे के वक्त आग लगी थी कि कप्तान साहब हमारे बंकर में आए और जोर से चिल्लाए, सुमेर। मैं घबराकर उठा और लोग भी सहमे से उठ गए। वो बोले, तुम्हारे 2 महीने की छुट्टी मंजूर। और जैसे धड़धड़ाते हुए आए थे वैसे ही चले गए। ये बड़े मजेदार साहब है आपके, तो सब मजा ही मजा। अरे ना किसनवा ना, जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ कुछ भी मजेदार ना है भैया। वहाँ की जिंदगी के बारे में तो तुम यहाँ सोच भी ना सको। वहाँ तो जो किस्मत वाले हैं या हिम्मत वाले हैं वही रह सके। ये क्या कह रहा है बेटा? बिल्कुल ठीक कहूँ माँ। वहाँ एकदम सीधी खड़ी बर्फ की चट्टानें हैं जो हजारों टन हवा से भी 1000 टन बर्फ नीचे गिरा देवे हैं। जिसके नीचे जो आया वो गया। ढीली चट्टानी बर्फीली सतह, 40 डिग्री से भी कम तापमान, हड्डियों को चीर देने वाली बर्फीली हवाएं, अरे दिमाग को सुन्न कर देने वाली ठंड। बापू तू तो कभी 16,000 फीट की ऊंचाई पर गया ना होगा। सच कहूं बापू, अरे धरती पर यदि कहीं नरक है तो वही है। वहां चॉकलेट को भी गर्म करके खाना पड़े। फिर वहां जवान रेवे कैसे? अपनों की यादों और उनसे मिलने की आस में, अपने फर्ज और जरूरत की वजह से। अरे यार किशन, तूने तो वहां की याद दिलाकर सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे बापू तू तो अपने चौपाल के किस्से सुना। अरे वो लंगड़ू नंबरदार कैसा है और वो काड़ा बढ़िया। अरे देवर जी, इतने लंबे सफर से आए हो, पहले रोटी तो खा लो, फिर जी भर कर बातें कर लेंगे। ये तो तूने बहुत जोरदार बात कही भाभी। भूख तो बड़ी जोर की लगी है। तो आ जाओ सब चौके में हाथ मुंह धोकर। आ बहू। भाभी मिर्ची टमाटर तो है कि लाओ तोड़ कर खेत से? भाग कर लेंगे, आओ। अभी लाया। चल माँ, चल बापू।
हो। अरे ना ना, हम फौज वाले ऐसे ना थका करें। ला, मैं तेरा बदन दबा दूं। मैं भला क्यों थकूंगी? अरे अपने अलावा एक और का बोझ उठाए घूमे है ना, इसलिए। चलो हटो, कैसी बातें करो। अच्छा ये बता, छोरे का नाम क्या रखें? अरे छोरी हुई तो उसका भी बता दे। तो सुनो, तुम वहाँ का जो हाल सुनावे थे, क्या सच तुम वहाँ इतनी परेशानी में रहो हो? अरे ना ना, वो तो मैं किशन को ऐसे डरा रहा था। पगला कहवे था कि हम वहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। ना, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास ना है। पहले सच्ची सच्ची बात बताओ। अरे सच्ची कहूँ तो खाओ मेरी सौगंध। लो, अब सौगन और खाओ। अरे तू तो जाने ही है कि गप भागने की तो मेरी पुरानी आदत है। अच्छा, जिस दिन मेरे माँ बापू तेरे घर ब्याह की बात करने आए थे, उस दिन की वो दुलाली वाली बात याद है? चलो हटो। हाँ तो मैं तो ऐसे ही फेंकूं। अरे हाँ, अपन तो आने वाले बच्चे की नाम की बात कर रहे थे। ना, पहले बताओ तुम वहाँ सारा दिन करो क्या हो? अरे सीमा की रखवाली करें हैं और क्या करें। देखे हैं तो कोई हमारे देश की सीमा में तो ना घुस रहा, और अगर कोई घुसे तो उसे ललकारे हैं, और वापस ना जावे तो मार गिरावे। बंकर बने हैं जिसमें हम रहवे हैं, और निगरानी चौकी से 24 घंटे चौकसी करें, 2-2 घंटे की ड्यूटी से। हथियारों की सांस संभाल करते रहवे हैं, और जब अकेले होवे तो सोचे तुम्हारे बारे में। सोचे हैं आज राखी है, तेरे भाई राखी बंधवाने आए होंगे। आए थे ना? हाँ, बड़े भैया तो ना आए, गोपाल को भेजा था कपड़े वगैरह लेकर। तूने भी उसे कुछ दिया? दिया क्यों ना, नारियल और ढेर सारी मिठाई। दिवाली पर खूब दिए जलाए होंगे, खूब फटाके चलाए होंगे, है ना? हाँ, पर मेरे लिए तो दीपावली सुनी ही रही। मैं वहां मन की आंखों से तुम्हें सब करते देख रहा था। आंखों के आगे सारी बातें घूम रही थी। सब लोग छत पर होंगे, तुमने नया जोड़ा पहना होगा, माथे पर झूमर लटक रहा होगा, सब लोग हंस हंस कर दिए जला रहे होंगे, और भाभी माँ ने ढेर सारे पकवान बनाए होंगे। किशन फटाके चला रहा होगा, और बापू माँ को डांट रहे होंगे, और तुम ये सब देखकर हंस रही होगी, और मैं, अरे ये क्या? अरे तुम रो रही हो? अरे बावली, अरे ऐसे रोवे थोड़ी है, मुझे वहां किसी ने जबरदस्ती थोड़ी भेजा है। अरे मैं तो वहां अपनी मर्जी से रह रहा हूँ। चलो अब मुस्कुराओ, अरे मुस्कुराओ, अरे मुस्कुराओ, चलो मुस्कुराओ, चलो। बड़ी देर हो गई, सुमिर आया ना अब तक? अरे मैं भी कब से उसकी ही बात देख रहा हूँ। अब तो चिंता होने लगी है। बापू, चाय। क्यों जी, सुमिर के बहू का जामा क्या अस्पताल में ही करवाएगा क्या? अरे इसीलिए तो बहू को लेकर डॉक्टर के पास गया है। क्यों, अपनी गौरी दाई भी तो बहुत होशियार है, सारे जामे उसी ने तो करवाए हैं। ना माँ, अब वक्त बदल गया है। जब अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं, तो वहीं जापा करवाना सही रहेगा। लो, लल्ला जी भी आ गए। क्या हुआ सुमित? अच्छा हुआ बापू जो वक्त से रूपाली को दिखाने ले गया। क्यों, कोई खास बात? हाँ भाभी, बच्चेदानी में पानी की कमी हो गई है। डॉक्टर ने रूपाली को देखते ही सोनोग्राफी करवाने को कहा, उससे ही इस बात का पता चला। हे भगवान। अभी तो मैं 1 बोतल ग्लूकोज चढ़वा लाया हूँ बापू, अभी और चढ़वानी पड़ेगी। भैया, अरे किशन, तू कहाँ रह गया था रे? हमने तेरी बहुत बांट देखी। डॉक्टर ने जो दवा लिखी थी वो लेकर आया दादा। अरे वाह बापू, तू तो ठीक ही कहवे था, तू तो सच्ची में ही जिम्मेदार हो गया। बड़ी बहू, सुमेर की बहू का खास ध्यान रखना, उसे कुछ काम ना करने देना। जी बापू, आप बिल्कुल सोच ना करो। आ बहू। किशन, अपनी भाभी को दवा दिया और उसे समझा देना कैसे लेना है। जी भैया।
देखूं तो। क्या हुआ किसना? तू ना जाने? अपने गांव का ना है, सरकारी जीप में आया है। कौन आया है जी? किसना कह रहे कोई सरकारी जीप में आया है? सुमेर को पूछे। मैं देख कर आऊं कौन है। क्या हुआ सुमेर? मेरा बुलावा आया है बापू। बुलावा आया है? कहाँ से? फौज से। फौज से? और तू तो 2 महीने की छुट्टी लेकर आया है। आया तो छुट्टी लेकर ही हूँ, पर छुट्टी रद्द कर दी गई। क्यों? ये तो मुझे भी ना पता। कलेक्टर साहब का हड़कारा आया है, मुझे फौरन जीप में बैठाकर स्टेशन छोड़कर आवे। जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी में पहुंचना होगा। जंग छिड़ गई है। जंग छिड़ गई है? कहाँ? जरूर कारगिल में ही दुश्मन ने कोई गड़बड़ी करी होगी। बहुत दिनों से वहां बड़ी हलचल थी। और हम भी पूरी तरह तैयार हैं बापू। उनकी हर हरकत पर हमारी नजर थी। उनकी रत्ती रत्ती हरकत का हमें पता है। मुझे तो उनके गुप्त रास्तों और ठिकानों का भी पता है। तभी तो तेरी फौरन जरूरत पड़ गई है। तुझे इस लायक समझा, तभी तो फौज ने तुझे बुलाया है। असली घोड़े की पहचान दौड़ के मैदान में, और असली सिपाही की जंग के मैदान में होवे है। बधाई हो बेटा, बधाई हो। तेरा बहादुरी दिखाने का वक्त आ गया। वाह जी वाह, कैसे बाप हो तुम। बेटा इतने दिनों बाद घर आया और उसकी छुट्टी रद्द कर उसे वापस बुलाया जावे है। बहू का जापा होने वाला है और तुम खुश होवे हो। माँ जी, सिपाही का लड़ाई के वक्त बुलावा आना खुशी की ही बात होवे है। सिपाही जब फौज में भर्ती हो गए हैं तो यही सोचकर हो गए हैं कि कभी भी उसके देश को उसकी ज़रूरत पड़ सके है, और इसके वास्ते वो हमेशा तैयार रह गए। जीती रहे बहू। माँ जी, आज वो ना रहे, पर आज भी सारा गांव उनकी वजह से मेरी इज्जत करे। जहाँ भी जाऊँ लोग मुझे आदर से देखें, मेरी बात का मान रखें। आज लल्ला जी को भी अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिल रहा है। इस वक्त हमारा फर्ज उनको रोकना नहीं, हंसी खुशी विदा करना है। वाह भाभी माँ वाह। जुग जुग जियो। मैंने इतने बरस फौज में नौकरी करी, पर मुझे कभी दुश्मन का सामना करने का मौका ना मिला। तू भाग वाला है सुमेर, जो तुझे ये मौका मिल रहा है। अपने गांव का और अपने देश का मान रखना बेटा। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी घबराना मत। मजबूत इरादे से ही जंग जीती जा सकती है। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। भगवान तेरी मदद करे। मेरा सामान बांध दो भाभी। अभी बांधते हैं, आ जाओ। ध्यान रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करो। अरे फिक्र कैसे ना करूं? ऐसे वक्त में तुझे छोड़कर जाऊं जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आप अपनी मर्जी से थोड़ी ही जाओ, और फिर वहां जाना भी तो जरूरी है। कह में तो तू ठीक ही है। तो फिर क्यों जी छोटा करो? तुम तो 2 महीने की छुट्टी लेकर आए थे, अभी तो 7 दिन भी ना हुए। 2-4 दिन में काम खत्म करके वापस आ जाना। मुड़ने के आने में तो वक्त है। हाँ ये ठीक है, काम खत्म होते ही साहब से छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। तू तो वक्त से दवा लेती रही हो। दादा वो बुलावे हैं। आऊं किशन? किशन अपनी भाभी का हर तरह से ध्यान रखियो, डॉक्टर को दिखा लाइयो, और जरूरत हो तो ग्लूकोज भी चढ़वा दीजिए। हाँ दादा, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। आप तो काम खत्म करके वापस आ जाना। चलो। लल्ला जी, ये आपका खाना बांध दिया है। ले किशन,
और बेटा ये तेरे संगी साथियों के लिए। अरे किशन, तेरे ताऊ कहाँ हैं? बाहर जीप के पास खड़े हैं। चल बहू। अच्छा रूपाली, चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। जवानों, अब सारी जिम्मेदारी हमारी कंपनी की है। हम दुश्मन के सबसे करीब हैं, इसीलिए हम किस तरह दुश्मन पर हमला कर उसे बर्बाद करेंगे ये हमें तय करना है। मेरी बेस कैंप में बात हो गई है, सारी ब्रिगेड हमले के लिए तैयार है। तय किए गए वक्त पर आर्टिलरी भारी गोलाबारी करेंगी। उस गोलाबारी की आड़ में हमारे जवान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इधर हमारी चौकी से भी दुश्मन की चौकी पर भारी गोलाबारी की जाएगी, लेकिन इससे दुश्मन पर काबू पाना मुश्किल होगा क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पर है। सर, क्यों ना हम दूसरी तरफ से हमला करें? बिल्कुल ठीक, हमने भी यही तय किया है। बेस कैंप में अधिकारियों ने मीटिंग कर ऐसा ही करने का निर्णय लिया है, लेकिन आखिरी फैसला हमारा होगा। सर, आपकी क्या योजना है? परसों अमावस्या की काली रात में हम ये कार्रवाई करेंगे। रात के अंधेरे का फायदा उठा हमारे जवान पीछे से दुश्मन की चौकी पर चढ़ उस पर हमला कर उसे बर्बाद करेंगे। सुमेर? हाँ साहब, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उन सब इलाकों की रेकी कर उन सब रास्तों को समझ लिया है जहां से ऊपर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो तुम कितने लोगों को साथ ले जाना चाहोगे? मैं और 2 और। ज्यादा लोगों को ले जाने में खुद का होने का डर है। ठीक है, तो वो 2 कौन होंगे? मैं होऊंगा साहब, मैं होऊंगा। सुमेर, तुम किस किस को साथ ले जाना चाहोगे? ये तो पक्का मौत का खेल है साहब। ये खेल तो मैं धीर सिंह और मोहन सिंह के साथ खेलना पसंद करूंगा। क्यों मोहन? हमारी किस्मत अच्छी है साहब, जो हमें ये मौका मिल रहा है। हम जरूर इस काम को पूरा करेंगे साहब। तो तय रहा, सब कुछ योजना के हिसाब से। कोई शक, कोई सवाल? नहीं सर। साथियों, कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान खाली हाथ तो आया है, लेकिन साथ जाएगा उसका नाम। तो हम कुछ ऐसा करके जाए कि हमारा नाम एक लफ्ज, एक शब्द, एक अक्षर नहीं, बल्कि एक यादगार बनकर रहे। कोई शक, कोई सवाल? नहीं सर। सवाल नहीं तो जयकारा। भारत माता की जय। निकल आओ मैदान में बच्चे संभाले, करो अपनी जाने वतन के हवाले। निकल आओ मैदान में बच्चे संभाले, करो अपनी जाने वतन के हवाले। कहाँ है वो रणवीर भारत के बाके, कहाँ है वो फर्जंद हिंदोस्तां के, कहाँ है वो रणवीर भारत के बाके, कहाँ है वो फर्जंद हिंदोस्तां के। चलो देश पे भारी विपदा पड़ी है, तुम्हारी ही माँ तुम्हें लेने खड़ी है। चलो देश पे भारी विपदा पड़ी है, तुम्हारी ही माँ तुम्हें लेने खड़ी है। निकल आओ मैदान में बच्चे संभाले, करो अपनी जाने वतन के हवाले। निकल आओ मैदान में बच्चे संभाले, करो अपनी जाने वतन के हवाले। निकल आओ मैदान में बच्चे संभाले, करो अपनी जाने वतन के हवाले।
ये मेरी चिट्ठी है, लाओ दो। ये चिट्ठी जिसके हाथ है इसकी। लाओ दो ना देवर जी, ये जरूर मेरी ही चिट्ठी है। लल्ला जी माँ बापू को तो चिट्ठी लिखते ना है, और रूपाली की होती तो तुम चुपचाप उसे दे रिश्वत ले लेते। इसका मतलब ये मेरी ही चिट्ठी है। लाओ। अच्छा तो तुम्हारी है, तो तुम मुझे क्या दोगी? जो तुम मांगो। पक्की बात? पक्की बात। लो। भाभी, ये चिट्ठी मैं तुमको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम हम फौज वालों के हालात को अच्छी तरह समझती हो। माँ बापू को तुम ये सब बातें मत बताना, उनको सब बात तुम अपनी तरह से समझा देना। जिस वक्त तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी, हम दुश्मन की उस चौकी को फतेह करने के लिए निकल चुके होंगे जो हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और जिस पर कब्जा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समझ लो कि मौत के मुंह में जाकर वापस आना है। इससे पहले भी 3 कंपनियां इस मुहिम पर जा चुकी हैं। एक बर्फ़ गिरने से दबकर मर गई, एक को दुश्मन ने ख़त्म कर दिया और तीसरी कुछ न कर पाई। अब साहब ने ये काम मुझे सौंपा है। मैं और मेरे 2 साथी इस काम को करने जा रहे हैं। हमें भी बताना बहू, क्या लिखा है सुमेर ने? हाँ, लिखा है कि ये चिट्ठी मैं तुम्हें अलग से इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम हर बार शिकायत करती हो कि मैं तुम्हें अलग से कभी नहीं लिखता, जबकि हर बार मुझे चिट्ठी तुम ही लिखती हो। ठीक ही तो है माँ जी, मैं ही तो उसे हमेशा चिट्ठी लिखती हूँ। और पढ़ो ना भाभी। हाँ हाँ पढ़ती हूँ। रूपाली को और किसना को भी अलग से चिट्ठी लिखी है। सब चिट्ठियाँ साथ साथ मिल जाएंगी। कहा मेरी चिट्ठी तो आई ना, और छोटी भाभी ऐसे कैसे खड़ी हो? हंसो ना, तुम्हारी भी खास चिट्ठी अलग से आ रही है। भाभी, कप्तान साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही, आवे तो सब खाली हाथ हैं पण खाली हाथ ना जावे। इसलिए ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा नाम एक मिसाल बनकर रहे। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे आशीर्वाद से मैं ये काम करके जल्दी वापस आऊँगा। यहाँ मौसम आजकल पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया है। बहू, बताना आगे क्या लिखा है। हाँ, लिखा है कि आजकल यहाँ मौसम पहले से बहुत अच्छा है। लड़ाई के मोर्चे पर भी कोई खास मुश्किल ना है। लगता है एक झड़प में सारा मामला निपट जाएगा। चलो अच्छा है। फिर तो सुमेर बहू के जाने से पहले ही आ जाएगा। भाभी, ईश्वर से हमारी कामयाबी के लिए प्रार्थना करना, बिना उसके आशीर्वाद के कुछ ना होवे। भाभी, अगर मैं इस मोर्चे पर मारा जाऊं, जिसकी बहुत अधिक संभावना है, तो तुम माँ बापू और मुन्ने की नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या बात है बहू, तू ऐसे घबरा क्यों गई? ऐसा क्या लिखा है उसने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ना है। वो मुझे तो उसके साहब पर गुस्सा आ गया था। लिखा है कि काम खत्म होने के बाद अगर छुट्टी ना मिले तो जापे की सब जिम्मेदारी तुम संभाल लेना। अब बताओ ना माँ जी, गुस्सा होने वाली बात तो है ही। पहले तो छुट्टी खत्म होने से पहले ही बुला लिया, और अब बाकी बच्चे छुट्टी भी ना देंगे। बहू, तू आज ही उसके साहब को मेरी तरफ से चिट्ठी लिख और हाथ जोड़कर छुट्टी देने की प्रार्थना कर। आगे पढ़ो बहू। चोटी खाली करवा ली। हिम्मत रख सुमेर, हिम्मत रख। हम 3 ने उन 30 को मार गिराया साहब। गोलियों ने इसके सारे बदन को छेद किया है। सीधा लेट जा सुमेर। कौन? मैं अभी मेरी 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 पेटी ढीली कर दे, पानी पिला।
हिम्मत रख सुमेर, हिम्मत रख। हमने वो कर दिया बापू, हमने वो कर दिया। माँ, रूपाली, अब की दिवाली पर घर पक्का करवा ही लेंगे। हिम्मत रख सुमेर, हिम्मत रख। साहब ने मदद मंगवाई है। मदद आ गई है, इसे बंकर से बाहर ले चलो। चलो चलो उठाओ, ध्यान से ध्यान से पाँव को संभाले। मार्गन पाँव से पकड़े। चलो चलो आगे बढ़ो। आगे लिखा है कि भगवान ने चाहा तो इस बार काम पूरा होते ही साहब मुझे छुट्टी दे देवेंगे। मुन्ना मेरे आने से पहले आ जावे तो उससे कहना कि उसका बापू काम पर गया है और जल्दी वापस आने वाला है। मैं देखती हूँ। आगे लिखा है कि अब की जब मैं वापस आऊँगा तो कैंटीन से सबके लिए बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा। बापू के लिए ऊनी जर्सी और माँ के लिए गरम शाल। वाह, तब तो ताऊ तू ऊनी जर्सी पहने और ताई ऊनी शॉल ओढ़े पूरे गांव में ठुमक ठुमक कर घूमेगी। तूने दादा की बात देखी, सबके लिए कुछ ना कुछ लावेगा और मेरे लिए ठेंगा। तो फिर ठीक है, अब के दादा आवेगा तो छोटे खेत की तीखी मिर्ची खिलाऊंगा। फिर देख तमाशा। लोटा लेकर जावेगा, लोटा लेकर आवेगा, फिर लोटा लेकर जावेगा, फिर लोटा लेकर आवेगा, फिर लोटा लेकर आवेगा। अरे पेट में दर्द हो गया भाई। अरे सुमेर की माँ, अरे तू कब गई थी? देख तो किशन क्या कह रहा है। कह रहा है अब के सुमेर आवेगा तो उसे छोटे खेत की सुमेर नहीं रहा, सुमेर के बापू। क्या? सुमेर नहीं रहा। क्या कह रही हो मामा? ये देख, रूपाली। ऐसा कैसे हो सके? मैं तो फौज में ही जाऊंगा ताऊ। हाँ बेटा, तू फौज में ही जाएगा, तू जरूर फौज में जाएगा। ना ना सुमेर की मां ना, अगर हमारे जवान फौज में ना जाएंगे तो हमारे देश के लोग चैन की नींद कैसे सोएंगे? तू फौज में ही जाएगा बेटा, तू फौज में ही जाएगा।
नंदिनी। ये थे सुमेर के पिताजी। बच्चों के नाम बता। अनमोल। सुमेर की माँ कृति। रूपाली के पिताजी पुलकित। किशन। सुमेर का भाई किशन फैजान। समीर थे मोहन सिंह के किरदार में। हर्षित थे महावीर सिंह के किरदार में। सुमेर थे जॉय था सुमेर के किरदार में। ये है हमारे कैप्टन। ये है शरीफ पंडित और चंद्र सिंह के किरदार में। दीपक धीर सिंह के किरदार में। सुगन सिंह के किरदार में और प्रदीप गोविंद सिंह के किरदार में। इस नाटक को और सुंदर बनाने के लिए इसकी कॉस्ट्यूम्स और बैक स्टेज को मैं बुलाना चाहूँगी। इसकी कॉस्ट्यूम्स और प्रॉपर्टीज डिज़ाइन और अरेंज करी है गरिमा सिंह राजावत। इसका म्यूजिक ऑपरेट किया है हितेश जी ने। लाइट डिज़ाइन और ऑपरेट की है अमित ने। अमित लाइट डिजाइन। मेकअप किया है राधेलाल बांका जी ने। और वोकल्स इसमें जो गाने आए हैं उसमें से गुजर गए एक मास का वोकल दिया है कविता मैम ने। बैक स्टेज में हमारी टीम थी राहुल, फैजान, हर्षवर्धन। सारे एक बार आ जाओ प्लीज। राघव, प्लीज, अंकित, सुधांशु, विशाल, खुशी। इस नाटक की कंट्रोलर और मैनेजर रही कशिश भाटिया। स्टेज मैनेजर थे मैं सुनैना और गरिमा सिंह राजावत। और इस नाटक को डायरेक्ट किया है हमारे गुरुजी श्री सरताज नारायण माथुर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए समय निकाल कर आए। उम्मीद करते हैं अगले नाटकों में भी आपको देखते रहेंगे। धन्यवाद।